स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का सेकंड चैप्टर जो कि शाला पूर्व शिक्षा परिचय है, इसको डिटेल में समझेंगे। और इसके अंतर्गत हम सीखने की सभी प्रक्रियाएं, सीखने के प्रकार, सीखने के नियम और सीखने की सभी विधियों को पढ़ेंगे। साथ ही हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं उनको डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ जरूर अंत तक जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शाला पूर्व शिक्षा परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे शाला पूर्व की शिक्षा जो कि प्री स्कूल एजुकेशन है। शाला पूर्व शिक्षा से हमारा तात्पर्य अनौपचारिक शिक्षा से है। अनौपचारिक शिक्षा जिसे कि इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो अनायास व आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इस प्रकार की शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि या समय सारणी होती है। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा जानबूझकर पहले से विचार करके नहीं दी जाती है। वह बालक को परिवार से, आस पड़ोस से, खेलने के स्थानों से, पार्क से या सार्वजनिक स्थानों पर उठने बैठते, खेलते कूदते या बातचीत करने से भी प्राप्त हो जाती है। तो ये शाला जाने से पहले की शिक्षा है जो कि बालकों को मिलती है। और औपचारिक शिक्षा बालक के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह शिक्षा परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। इस प्रकार की शिक्षा बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करती है और उसके चरित्र और आचरण के विकास में सहायता करती है और उसे सभ्यता और संस्कृति से परिचय कराती है। क्या होता है कि इस प्रकार की शिक्षा में कोई निश्चित शिक्षक नहीं होता है। वह जितने लोगों के संपर्क में आता है बालक उनसे कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वह परिवार हो, समुदाय हो, धर्म हो, राज्य हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो या समाचार पत्र हो। तो यह अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं जिनके माध्यम से बालक व्यवहारिक जीवन के बारे में सीखता है और सभ्यता और संस्कृति से परिचय होता है उसका। तो इसके बाद हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की, तो अनौपचारिक शिक्षा की कोई निश्चित और व्यवस्थित योजना नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होती है। अनौपचारिक शिक्षा को व्यक्ति अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि से प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा के ना कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं और ना ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसको प्राप्त करने के लिए ना कोई निश्चित स्थान होता है और ना ही कोई निश्चित अवधि होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा में किसी प्रकार के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। तो अनौपचारिक की विशेषताओं से आप समझ गए होंगे कि जो शाला पूर्व शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है वह किस प्रकार की होती है और कहां-कहां से प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे सीखने की प्रक्रिया तथा मानसिक क्षमताएं। तो सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत अविरल चलती रहती है। जब बच्चे सीखते हैं तो सीखा हुआ समझने और याद रखने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीखना क्या होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम से मतलब हमारा सीखने से है। अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है।
अगर आपसे ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जाए कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह क्रो एंड क्रो के अनुसार है। इसके बाद अगली है गिलफोर्ड के अनुसार, तो व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। तो यह सीखने की या अधिगम की जो परिभाषा है वह गिलफोर्ड ने दी थी। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें है स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे और रूस के एलम वाइगोट्स्की। उन्होंने बच्चों का अवलोकन करके परिकल्पना बनाई कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और परिकल्पना की जांच इस प्रक्रिया में उन्होंने रचनावाद के सिद्धांत की रचना की। तो इन सभी को अपन जीन पियाजे को, जो कि संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं जीन पियाजे, और एलम वाइगोट्स्की, इन सभी को अपन डिटेल में समझेंगे। जो बालक का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो कि जीन पियाजे ने दिया है, ये खुद में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको सभी उसके जीन पियाजे की विकास के सिद्धांत को अपन डिटेल में समझेंगे। इसके बाद देखेंगे सीखने के प्रकार, टाइप ऑफ लर्निंग। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने सीखने के कई प्रकार का वर्णन किया है। उसुबेल ने सीखने के निम्न 4 प्रकार बताए हैं। तो उसुबेल के अनुसार जो सीखने के 4 प्रमुख प्रकार हैं उसमें है अभिग्रहण सीखना, अन्वेषण करके सीखना, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तो इन चारों प्रकारों को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है जो अभिग्रहण सीखना। तो इस तरह के सीखने में शिक्षार्थियों को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेते हैं। अधिकतर शिक्षक यह समझते हैं कि अधिग्रहण सीखना मात्र रटकर ही सीखना है, लेकिन उसुबेल ने स्पष्ट कर दिया है कि रटकर भी हो सकता है और समझकर भी हो सकता है। तो अभिग्रहण का मतलब दोनों प्रकार से हो सकता है, रटकर भी हो सकता है और समझकर भी हो सकता है। यह उसुबेल के अनुसार है, लेकिन कुछ शिक्षक मानते हैं ऐसा कि अभिग्रहण सीखना मात्र रटकर ही किया जाता है। अगला प्रकार है अन्वेषण सीखना। तो अन्वेषण सीखना ऐसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थियों को दी गई सामग्री में नया संप्रत्यय या नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है, जो कि अर्थपूर्ण प्रक्रिया द्वारा संपन्न हो। तो अन्वेषण सीखने में भी शिक्षकों को यही मानना है कि अन्वेषण सीखना हमेशा क्या होता है, अर्थपूर्ण ही होता है। कुछ शिक्षक ऐसा मानते हैं कि जो अन्वेषण सीखना है वह हमेशा अर्थपूर्ण ही होगा, परंतु जो उसुबेल है उन्होंने स्पष्ट किया है कि अर्थपूर्ण भी हो सकता है और रटकर भी संपन्न हो सकता है। इसके बाद जो अगला है वह है रटकर सीखना। ऐसे सीखने को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी दी गई सामग्री के सहचर्य तथा मनमाने ढंग से अपने आशय को बिना समझे हुए सीखता है। निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों के जोड़ों को सीखना, अक्षर अंक जोड़ों को सीखना इस श्रेणी के अंतर्गत सीखने के उदाहरण हैं। रटकर सीखना ऐसा होता है कि जो बालकों को दी जाती है उसमें वह अपने मनमाने ढंग से सीखता है या समझता है। तो इसके अंतर्गत जैसे निरर्थक पदों को सीखना या शब्दों के जोड़ों को सीखना या अक्षर अंक जोड़े को सीखना, तो यह सब इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है अर्थपूर्ण सीखना। तो उसुबेल के अनुसार इस प्रकार का सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है, इसीलिए शिक्षकों ने इस तरह के सीखने पर अधिक बल दिया है। अर्थपूर्ण सीखना ऐसा सीखना है जिसमें सीखे जाने वाले सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध ज्ञान से जोड़ते हुए सीखता है। अर्थपूर्ण सीखने से मतलब है कि जो अर्थपूर्ण सीखना ऐसा सीखना होता है जिसमें सभी सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर और उसका संबंध ज्ञान से जोड़ते हैं। तो उसका जो संबंध है वह ज्ञान से जोड़ते हुए सीखते हैं, उसका अर्थ निकालकर ज्ञान से जोड़ते हुए सीखते हैं। तो अर्थपूर्ण सीखना शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है।
इसीलिए शिक्षकों ने इस तरह के सीखने पर अधिक बल दिया है। इसके बाद हम देखेंगे सीखने की विधियों को, मेथड्स ऑफ लर्निंग। तो आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ आधुनिक सीखने की जो विधियों का प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावशाली माना है, उन विधियों के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है प्रेक्षण द्वारा सीखना। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक किसी प्रतिक्रिया को परीक्षण द्वारा अधिक जल्दी से सीख लेता है। इस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा द्वारा किया गया। बेंडूरा ने कई प्रयोगात्मक अध्ययनों में यह देखा कि जब बालक किसी प्रतिक्रिया को पुनर्वलित होते देखता है तो उसमें वैसे ही करने की तीव्र प्रवृत्ति जाग जाती है और इस विधि के माध्यम से बालक जल्दी सीख लेता है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यह इसमें इस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा द्वारा किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रेक्षण द्वारा सीखना, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, तो वह बेंडूरा ने किया। तो बेंडूरा ने कई प्रयोगात्मक अध्ययनों में यह देखा कि जो बालक की प्रतिक्रिया है पुनर्वलित होते हुए देखा उन्होंने, उसमें वैसे ही करने की एक तीव्र प्रवृत्ति जाग उठती है और इस विधि के माध्यम से बालक जल्दी सीख लेता है और सीखने के बाद लंबे समय तक धारणा रहती है, मतलब वह जल्दी सीखने के बाद उसके मन में लंबे समय तक रहती है वह चीजें। इसके बाद अगली विधि है विवेचना विधि। तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें बालक प्रयास समूह में सीखे जाने वाले विषय के गुण दोष की विवेचना करता है। अपनी रुचि के अनुसार कई बालक विषय के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करते हैं। विवेचना विधि में जो एवेल है, एवेल का मत था कि इस विधि में छात्रों में सहभागिता की भावना होती है। एवेल के अनुसार छात्रों में सहभागिता की भावना होती है, इसीलिए इसमें सीखा गया या जो ग्रहण किया गया है विषय बालकों को अधिक समय तक याद रहता है विवेचना विधि में। इसके बाद अगली है विधि करके सीखना। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके देखता है या स्वयं ही उसके विशेष स्वरूप को समझने के लिए कुछ प्रयोग करता है तो इससे वह तेजी से उसे कार्य को सीख लेता है। तो करके सीखने की विधि ऐसी है कि अगर किसी कार्य को बालक स्वयं करके देखता है और उसे समझने के लिए प्रयोग करता है तो वह उसे तेजी से सीख लेता है। और इस विधि में मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब बालक को कोई कार्य स्वयं करने का मौका दिया जाता है तो इसमें वह कार्य में उसके लिए अनेक कठिनाइयां भी आती हैं और विशेष ध्यान देते हुए वह उन कठिनाइयों का समाधान भी ढूंढता है। इसी समाधान में वह सीखता है और यही है करके सीखने की विधि। इसके बाद है आवृत्तीकरण और पुनः निरीक्षण विधि। तो आवृत्तीकरण विधि तथा पुनः निरीक्षण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। आवृत्तीकरण विधि में बालक किसी पाठ को सीख लेने के बाद बिना देखे ही उसे विषय को मन ही मन दोहराता है और जरूरत पड़ने पर बीच में उसे सीखे गए पाठ का पुनः निरीक्षण भी कर लेता है। इस विधि में जो दोनों विधियां हैं आवृत्तीकरण और पुनः निरीक्षण विधि, यह आपस में मिलकर सीखने के लिए एक उत्तम प्रभावकारी विधि है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इस विधि में बालकों को अपनी भूल सुधारने का उचित अवसर मिलता है जिससे वे सक्रिय होकर विषय को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। किसी भी पाठ्य को बालक बिना देखे उसे विषय को मन ही मन में दोहराता है और उसके बाद जरूरत पड़ने पर वह क्या करता है, उस पाठ का पुनः निरीक्षण भी कर लेता है। तो यह एक दूसरे की पूरक है, आवृत्तीकरण और पुनः निरीक्षण विधि। अगली है रटकर तथा समझकर सीखने की विधि। इस विधि में सीखे गए विषय के स्वरूप तथा सिखाने वाले बालकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक किसी विषय को रटकर अर्थात बिना उसका विशेष अर्थ समझे हुए सीख लेता है, परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वे विषय को
समझकर अधिक सीखते हैं और रटने की विधि का प्रयोग कभी कभी करते हैं। रटने की विधि छोटे बालकों के लिए प्रभावशाली मानी गई है। जो छोटे बालक हैं, 4 से 6 वर्ष की उम्र के बालक हैं, उन बालकों के लिए रटकर विधि अधिक प्रभावशाली मानी गई है, क्योंकि वह रटकर अर्थात उसका क्या करते हैं कि विशेष अर्थ बिना समझे हुए सीख लेते हैं। और जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे रटने की जो विधि है का प्रयोग है वह कभी कभी करते हैं। इसीलिए छोटे बालकों के लिए यह एक प्रभावशाली विधि है। आगे हम देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के अनुसार कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें उन्होंने 2 वर्गों में विभक्त किया है, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत उन्होंने 3 नियम दिए हैं और गौण नियम के अंतर्गत उन्होंने 5 नियम दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य नियम को। तो मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताए हैं, जिसमें उन्होंने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम बताया है। ये तीनों नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां से तीनों में से प्रश्न बन सकता है कि जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद इन तीनों नियम को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो सीखने के नियम का अभिप्राय है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे करने में आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। तत्परता के नियम के अनुसार यदि प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसे उस कार्य में आनंद आता है और वह उसे जल्दी सीख लेता है। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित है। इच्छा ना होने पर प्राणी डर के मारे अवश्य बैठ जाएगा, लेकिन वह कुछ सीख नहीं पाएगा। तत्परता ही बालक के ज्ञान को केंद्रित करने में सहायक होती है। थॉर्नडाइक ने तत्परता के नियम की 3 परिस्थितियों का वर्णन किया है, जिसमें है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाए तो उसे संतोष होता है। क्या होता है? जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है और उसे वह कार्य या उसकी इच्छा है उस कार्य को करने की और उसे वह कार्य करने दिया जाए तो उसे उस कार्य में संतोष प्राप्त होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाए तो इसमें उसे खीज उत्पन्न होती है। यदि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाए, उस कार्य के लिए उस व्यक्ति का पूरा मन है, तो उसे उस कार्य ना करने दिए जाने पर उसे उसमें खीज होगी, मतलब उसे गुस्सा आएगा। और अगला है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता है और उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए तो इसमें भी उसे खीज आएगी। अगर कोई कार्य व्यक्ति को अंदर से मन नहीं है उसका करने का और वह उसे कार्य करने के लिए जबरदस्ती किया जाए तब भी उसे उस कार्य में खीज या गुस्सा होगा। तो यह हमारा तत्परता का नियम है, जिसके अनुसार प्राणी को किसी कार्य को करने के लिए क्या रहता है? तत्पर रहता है, तो उसे उस कार्य में आनंद आता है और वह जल्दी सीख लेता है। इसके बाद अगला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो अभ्यास के नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार दोहराने से वह याद हो जाता है और छोड़ देने पर, अभ्यास नहीं करने पर वह भूल जाता है। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग नहीं करने पर आधारित है। तो अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रूप देने पर यह संबंध कमजोर पड़ जाता है और उसका विस्मरण हो जाता है। जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। याद रखिए कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि थॉर्नडाइक ने उपयोग के नियम में क्या कहा है, तो जब हम किसी पाठ को
विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं। इसे थॉर्नडाइक ने उपयोग का नियम कहा है। और जब हम किसी पाठ या विषय को दोहराना बंद कर देते हैं तो उसे भूल जाते हैं। इसी को उन्होंने अनुपयोगी नियम कहा है। इसे हम एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी बालक को, एक कविता है और कविता को, याद की गई कविता को हम कभी ना सुनाए जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। और अगर हम उस कविता को बार बार दोहराते जाएं तो वह हमें याद बनी रहती है कविता। तो किसी विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसे सीख जाते हैं, और अगर हम किसी विषय को बार बार दोहराना बंद कर दें तो उसे भूल जाते हैं। तो ये हमारे उपयोग के और अनुपयोग के नियम हैं। इसके साथ ही डगलस एवं हॉलैंड ने कहा है कि जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता वह भूल जाता है। इसी को अनुपयोगी या अनअभ्यास का नियम कहते हैं। यह डगलस के अनुसार है कि जो कार्य बहुत समय तक किया गया या दोहराया नहीं जाता है तो उसे हम भूल जाते हैं। तो इसी को अनुपयोगी या अनअभ्यास का नियम कहते हैं। तो याद रखिए कि ये बात डगलस एवं हॉलैंड ने कही थी। इसके बाद हम देखेंगे अगला नियम, प्रभाव का नियम, जिसे कि लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन पर आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जिस कार्य को करने में प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होता है और जिसे सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है या दुखद फल प्राप्त होता है तो उसे व्यक्ति नहीं दोहराता। इस प्रकार व्यक्ति इस कार्य को सीखता है और उससे लाभ मिलता है। तो प्रभाव का नियम ऐसे काम करता है कि यदि व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है और उस कार्य को करने में उसे अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है तो जिसमें उसे क्या होगा, सुख और संतोष प्राप्त होगा, और उसी कार्य को व्यक्ति दोहराता है। और जिस कार्य करने से उसे कष्ट या दुख फल प्राप्त होगा तो व्यक्ति उसे नहीं दोहराएगा। और इससे व्यक्ति इसी प्रकार व्यक्ति इस कार्य को सीखता है और उससे उसे लाभ मिलता है। इसके बाद देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम, जो कि 5 बताए हैं, जिसमें है पहला बहुप्रक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है समानता का नियम और 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इन सभी 5 नियम को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे बहुप्रक्रिया का नियम। बहुप्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। तो यह नियम प्रश्न एवं भूल पर आधारित है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न एवं भूल पर कौन सा नियम आधारित है, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम आधारित है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्याएं आती हैं तो वह उसे सुलझाने के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करता है और तब तक करता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। इस विधि के अनुसार व्यक्ति के सामने अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं और तब तक करता है जब तक कि उसे उसकी समस्या की खोज नहीं मिल जाती, उसका समाधान नहीं मिल जाता। और जब उसकी समस्या सुलझ जाती है तो उसे संतोष मिलता है। अगर समस्या नहीं सुलझती है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक के बाद एक उपाय या अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो इससे जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। तो इसीलिए इस नियम को प्रश्न एवं भूल का नियम या प्रश्न एवं भूल पर आधारित है यह नियम। अगला नियम है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेटस। तो इस नियम को तत्परता या अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। तो याद रखिए कि मानसिक स्थिति का नियम, जिसको हम तत्परता या अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं, तो यह नियम इस बात पर बल देता है कि वह स्थिति की ओर प्रतिक्रिया व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है
मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रियाओं को आसानी से सीख लेगा। जो पहले की क्रियाएं हैं उनको आसानी से सीख लेगा। यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसी कार्य को वह नहीं सीख सकेगा, जिससे क्या होगा, निंद्रा, सभ्यता, थकान, आकांक्षाएं, भावनाएं आदि सभी हमारी जो मनोवृत्तियों को प्रभावित करेंगी। तो इस नियम के अनुसार व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। अगर वह व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है और जो उसकी पहले की क्रियाएं हैं तो वह जो क्रियाएं हैं उनको वह आसानी से सीख लेगा। अगर वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह किसी भी कार्य को नहीं सीख सकेगा। इसके बाद अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल फंक्शन। तो यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों और अंशों के प्रति ही होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। इस नियम के अनुसार अंशों से पूर्ण की और शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। इस नियम के अनुसार इस प्रकार से क्या होता है कि अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। तो याद रखिए कि इस नियम के अनुसार अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार जो पाठ योजना है, पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना और इस नियम पर आधारित होती है। तो कोई भी जो पाठ योजना है उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है। ऐसा समझ सकते हैं कि व्यक्ति किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसमें अनावश्यक विस्तार को छोड़कर उसके मूल तथ्यों पर अपनी अनुक्रिया केंद्रित कर लेता है। इस नियम को थॉर्नडाइक ने करके समस्या मतलब आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढने को ही आंशिक क्रिया का नियम बताया है। इसके बाद है समानता का नियम, लॉ ऑफ इक्वलिटी। तो इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। किसी नवीन स्थिति या समस्या की उपस्थिति होने पर व्यक्ति उसे मिलती जुलती अन्य स्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले भी गुजर चुका है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में वैसे ही अनुकरण करता है जैसे उसने पुरानी स्थिति में किया था। क्या होता है कि कोई व्यक्ति के पास अगर कोई समस्या उपस्थित है तो व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य स्थिति या अन्य समस्या याद कर लेता है और उसे याद आता है कि पहले उसने उस समस्या का समाधान कैसे किया था। तो उसी के अनुसार वह अनुकरण मतलब उसी के अनुसार वह करता है जैसा उसने पुरानी स्थिति में किया था। तो समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से संबंध करके पढ़ने से सीखना सरल हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इस नियम पर आधारित होता है। तो पहले उसने किस प्रकार उस समस्या का समाधान किया था और उसी प्रकार इस समस्या का समाधान करे तो उसी से संबंधित पढ़ने के लिए सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। उसको याद करने में सरलता आती है और इसी को ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का नियम पर आधारित है। जो समानता का नियम है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसके बाद अगला नियम है सहचार्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंजिंग। तो जैसा कि इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तित होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल्य उद्दीपन से जुड़ी हुई अथवा उसकी किसी सहचार्य उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचार्य स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। अनुकूलित अनुक्रिया से मतलब उसके परिवर्तन से है। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी कुत्ते को खाना दे रहे हैं रोज, तो भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते की लार टपकेगी, तो उसको लगातार हम वह भोजन सामग्री एक प्याले में देते जा रहे हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होगा,
प्याले को देखकर ही उसकी लार टपकने लगेगी। तो इसी नियम से जोड़ते हुए जो थॉर्नडाइक हैं, उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचर्य स्थान परिवर्तन का ही एक विशेष रूप माना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो इसी के आगे है, जिसके अंतर्गत हम सीखने के सभी सिद्धांतों को समझेंगे। सीखने के सभी सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का, स्किनर का, और सभी सिद्धांतों को डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन सब तक पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी है आपको। धन्यवाद।